बैलेंस अप्रोच होता है ये सबसे पहले दिन ही हम आंसर राइटिंग के मास्टर बनेंगे नहीं बन पाएंगे। यूपीएससी कहता है कि आप किसी भी चीज में दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम इंडियन सोसाइटी के बारे में बात कर रहे हैं, वुमेन इंपावरमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो आंसर राइटिंग में हम वापस आते हैं। और आंसर राइटिंग जो मैंने सीखा है, जो बताया आप लोगों को, आंसर राइटिंग का ये स्ट्रक्चर हम एक एक करके सीखना है हमें, पूरे साल 2 साल जो भी हमें टाइम लगना है, और ये स्किल में बहुत टाइम लगेगा। कोई ये सोच रहा है कि आज पहले दिन ही हम आंसर राइटिंग के मास्टर बनेंगे, नहीं बन पाएंगे। आज हम सीखेंगे मल्टी डायमेंशनल अप्रोच कि बहुविधियों में सीखते कैसे हैं, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच होता क्या है, आज हम इसको सीखने जा रहे हैं, और कैसे किसी भी चीज पे हम सोचते हैं। तो ये जो मैंने आपको पहले दिन क्लास में बताया था कि जो बैलेंस अप्रोच होता है ये सबसे डिफिकल्ट अप्रोच होता है, ठीक है, सबसे डिफिकल्ट अप्रोच होता है। हम ज्यादातर बाउंडेड होते हैं, जैसे ही हमारे सामने कोई वर्ड स्ट्राइक करता है हम तुरंत उसके बारे में लिखना शुरू कर देते हैं, ठीक है। हमारी आदत नहीं होती, हमें स्कूलों में लीनियर मेथड ऑफ लर्निंग सिखाया जाता है कि आप इसको एक लाइन में, हम ऐसे पढ़ते भी ऐसे ही हैं, लेफ्ट टू राइट लिखते भी ऐसे हैं, लेकिन यूपीएससी कहता है कि आप किसी भी चीज में कितने ज्यादा डायमेंशन इन्वॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम सीखेंगे मल्टी डायमेंशनल अप्रोच क्रिएट करना, और मल्टी डायमेंशनल अप्रोच क्रिएट करने से आपको बैलेंस टोन क्रिएट हो जाती है, ठीक है। एस्से राइटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट मेथड यही होता है, मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग, क्योंकि एस्से में आपको 1200 वर्ड से ज्यादा लिखना होता है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, वहां पे तो आपको किसी भी चीज के बारे में दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बैलेंस एंड फ्लो। ये दो नहीं है तो आपका एस्से गया, आपने सिर्फ क्या किया, वहां पे कुछ शब्दों का संग्रह किया और आप वहां ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। क्लियर है? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और इसको समझते हैं। तो आज हम सीखेंगे मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। तो मल्टी डायमेंशनल 360 एनालिसिस को कहते हैं, यानी किसी भी विषय पर आप बहुविधि सीख सकते हैं, बहुविधि पे बातचीत कर सकते हैं। चलिए, तो हमारे पास 360 डिग्री मैथड्स होने चाहिए, ठीक है। कुछ इससे संबंधित चीजें मैं पहले बता चुका हूं, इसको लिखो, पहले इसको लिखो और इसको फिर हम अप्लाई करेंगे, क्योंकि वर्कशॉप है ये। तो सबसे पहले हम कोई भी चीज देख सकते हैं, जैसे हमने कोड देखा, हम किसी चीज का एक विभाजन करते हैं, यानी प्राइमरी डिवीजन करने की हमें आदत होती है। जैसे कंपैरेटिव चार्ट बनाना होता है, जैसे हमें 3 चीजों के बारे में लिखना है, अमेरिका, चाइना, पहला कोड यही था ना हमारा। तो हम, एक होता है किसी भी चीज के बारे में जब हम सोचना शुरू करते हैं तो हमारा एक थॉट आता है, ये किसी भी रैंडम कहीं से भी ये उठ सकता है, ये इसको आपको मास्टरी करनी होगी अपने 1-2 साल के अंदर, और मैं इसको आपको तरीके बताऊंगा इसकी मास्टरी कैसे करनी है, आज मैं आपको सिखाऊंगा भी। तो पहला होता है डिवीजन, प्रारंभिक, यानी प्राइमरी डिवीजन क्या होता है, यानी सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि क्या इसका जो थीम है वो क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थीम। थीम मतलब होता है विषय वस्तु, हम किस चीज के बारे में, और इजी लिखना तो लिख लो, हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। हम इंडियन सोसाइटी के बारे में बात कर रहे हैं, वुमेन इंपावरमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स में हम बैंकिंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये आपको पहला जो है वो एक विचार देता है कि हम किस चीज के बारे में बात करेंगे, हमारा थॉट प्रोसेस कहां से जनरेट होगा। दिस इज नोन एज विषय वस्तु या थीम कहते हैं, या आपके प्रश्न से आपका पहला परिचय होता है। तो जब हम क्वेश्चन में कीवर्ड निकालते हैं तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, इंट्रोडक्शन देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट वन, प्रॉपर्टीज या गुड, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द थिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होगा, जब हम क्रोनोलॉजिकल, जब हम उसको एक्सप्लेन करते हैं तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स पे बहुत बात करते हैं। सो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द थिंग, यानी विषय की विशेषता क्या है, हम किस बारे में, उसके गुणों के बारे में क्या बात करेंगे। अब गुण और अवगुण, यानी अच्छाई और बुराई दोनों यहां से निकल कर आती, ये आपको इवेल्युएट करने में, मूल्यांकन करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। फिर हमने कोड नंबर 3 तो क्या देखा था, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस देखा था। तो हमेशा याद रखो कि क्या मेरे प्रश्न में कई बार वो डायरेक्ट होता है, कई बार इनडायरेक्ट होता है, किसी बात को कहने के लिए। चलो हिस्टोरिकल सीक्वेंस के बारे में बात करेंगे, ऐतिहासिक कालक्रम। किसी भी चीज के पीछे खासतौर पे आपको जज करना पड़ेगा, जैसे आपको थीम पता चलती है तो आपको पता चलता है, जैसे मान लीजिए मैं संविधान के विकास के बारे में बात कर रहा हूं, मैं किसी युद्ध के बारे में बात कर रहा हूं, मैं चाहे वो प्राचीन कालों कोई राजवंश है, प्राचीन इतिहास में, मध्यकालीन इतिहास में, सल्तनत काल, मुगल काल, या भारत के आजादी के आंदोलन की बात कर रहा हूं, स्वदेशी आंदोलन के बारे में बात कर रहा हूं, संविधान के विकास की बात कर रहा हूं, 1991 के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के क्रम की बात कर रहा हूं, जीन क्लोनिंग के विकास की बात कर रहा हूं, डॉली भेड़ से लेकर जो है वो आज तक का हमारा जो सीजर टेक्नोलॉजी है, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी, वहां तक के विकास की बात कर रहा हूं। तो जहां पर भी आपको थीम कहीं दिखाई पड़े कि इसमें मुझे क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस लेकर चलना है, तो अगला विचार मेरा होना चाहिए क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द थिंग्स। तो क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ थिंग्स में एक चीज होती है, किसी भी चीज की उत्पत्ति हो रही है, ओरिजिन कहां है। जैसे मान लो आपसे बात किया जा रहा है, महात्मा गांधी के विषय पे बातचीत हो रही है,
तो महात्मा गांधी ने कहा भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। यह उन्होंने क्या किया, एक क्वेश्चन आया था चरखा काटने को लेकर, सूती, लेकिन उसकी शुरुआत कहां से होती, बंग भंग जब हुआ था, लॉर्ड कर्जन ने जो है बंग भंग किया था, बंगाल का विभाजन किया था, तो वहां पर क्या हुआ था, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई थी। तो यहां से निकल कर आता है किसी न किसी चीज का एक ओरिजिन होता है, और क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में हम क्या डिसाइड करते हैं, डेवलपमेंट डिसाइड करते हैं, यानी उसका विकास का क्रम, ये यहां से यहां तक कैसे पहुंचे। जैसे गुप्त काल है, तो गुप्त काल में हम सबसे ज्यादा पढ़ते हैं भारत के नेपोलियन यानी समुद्रगुप्त के बारे में, लेकिन समुद्रगुप्त क्या गुप्त वंश का संस्थापक था, नहीं था। तो कैसे वहां से होते हुए हम स्वर्ण युग तक पहुंचे, कैसे जो है समुद्रगुप्त का शासनकाल आया, तो उसका एक विकास का क्रम रहा होगा। तो विकास का क्रम क्या है। नेक्स्ट वन, संरचना। हम जिस थीम के बारे में बात कर रहे हैं, संरचना का मतलब इट इज नॉट वॉल्स, इट इज नॉट आर्किटेक्चर, इट इज अबाउट कि कोई भी चीज वो कैसे डेवलप हो रही है, संरचना कैसे। मान लो जैसे मनरेगा, तो मनरेगा ग्रामीण आजीविका का एक मिशन है, तो क्या इसकी संरचना क्या है। हम किसी भी प्रोग्राम एंड पॉलिसी में उसका क्या करते हैं, संरचना पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, फॉर्म ऑफ थिंग्स। बेनिफिशियरी कौन होगा, क्या सबको मनरेगा में काम मिलेगा, आपको काम मिलेगा, नहीं। किसको मिलेगा, ग्रामीण गरीब को। क्या ग्रामीण गरीब में केवल SC ST OBC है या सभी शामिल हैं। पैसा कैसे मिलेगा, मस्टर रोल क्या होता है, न्यूनतम वेतन अधिनियम क्या होता है। कोई मान लो कोई बोले 50 रुपए दे देंगे, 100 रुपए दे देंगे, या उसमें कोई मैंडेटरी होता है। कार्य कौन से कराए जाएंगे, इससे ग्रामीण विकास में क्या योगदान होगा। तो क्या होगा, दैट इज नोन एज स्ट्रक्चर। किसी भी चीज का स्ट्रक्चर जानने की कोशिश करो कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, चाहे वंशावलियां हो, संविधान हो, कोई कानून हो, ठीक है। मान लो जैसे अभी संसद का कौन सा सत्र चल रहा है, मानसून सत्र चल रहा है। संसद की संरचना क्या है, बहुत धनखड़ साहब का जो है वो रिजिग्नेशन हो गया, बहुत बवाल चल रहा है उस पर। 5 अगस्त आने वाली, पूरा देश अलग ही सोच में डूबा हुआ है इस समय। तो इस समय संरचना क्या है, हमारे कानूनों की संरचना क्या है, कार्यप्रणाली की संरचना क्या है, तो ये संरचना का हिस्सा है। सबसे छोटा ऑप्शनल तलाश रहे हो, सबसे कम टाइम में तैयार करना चाहते हो, इंटरेस्टिंग वे में पढ़ना चाहते हो, बिना साइंस की दखल अंदाजी के पढ़ना चाहते हो, फिलॉसफी ऑप्शनल बेस्ट ऑप्शन है। SP सर लेकर आ रहे हैं फिलॉसफी ऑप्शनल। ऑनलाइन माध्यम से आप देश में कहीं भी बैठे हुए किसी भी समय लाइव और रिकॉर्डिंग क्लासेस के माध्यम से अपनी तैयारी को पूरा कर सकते हैं। बहुत जबरदस्त डिस्काउंट चल रहा है इस पूरे फेस्टिवल ऑफर में। दिए गए नंबर पे कॉल करें और अभी के अभी फिलॉसफी ऑप्शन को अपना बेस्ट ऑप्शन बनाते हुए UPSC में झंडे गाड़ दें अपनी सफलता के। फंक्शन यानी कार्यविधि, कार्यविधि। फंक्शन का मतलब होता है हाउ व्हाट थिंग्स डू, चीजें क्या काम करती हैं, चीजें क्या काम करती हैं। जैसे कैमरे का फंक्शन क्या है, वीडियो को रिकॉर्ड करना, ठीक है। स्मार्ट बोर्ड का फंक्शन क्या है, ये वीडियो रिकॉर्ड करेगा, इसका फंक्शन इसके ऊपर हम राइटिंग करेंगे, इस पे स्क्रीन होती है, हम देख सकते हैं। तो हर चीज का एक फंक्शन होता है। फंक्शन का मतलब होता है चीजें क्या करती हैं। जैसे मैं तुमसे पूछूं, विधायिका, एग्जीक्यूटिव क्या कार्य करती है, सरकार किसे कहते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट, 6th क्लास की NCERT में दिया हुआ है ना। तो गवर्नमेंट किसे कहते हैं, आर यू अवेयर अबाउट दिस और नॉट। तो ये आपको यहां ध्यान रखने की जरूरत है, व्हाट थिंग्स डू। तो ये प्रश्न आपके दिमाग में आना चाहिए। मैंने आंसर राइटिंग को बहुत बारीक टुकड़ों में तोड़ दिया है। अगला, UPSC सबसे ज्यादा फोकस इस पे करता है। जब आप फंक्शन आइडेंटिफाई कर लेते हो तो रीजन, प्रोसेस, ये 2 UPSC के पिलर्स हैं। अगर तुम इस पे भी मास्टरी कर गए, कारण क्या है, प्रभाव क्या है, या प्रक्रिया क्या है, इसको इफेक्ट भी जोड़ लेना, ठीक है, इफेक्ट। तो अगर कारण प्रभाव तुम्हारे पास यानी रीजन और इफेक्ट, और इफेक्ट तक पहुंचने के लिए प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। प्रोसेस मतलब क्या होता है, जो चीज कर रही है, जो उसने कर दिखाया, उसके बीच का हिस्सा क्या कहलाता है, प्रोसेस होता है, ठीक है। जो चीज वो करती है, मैंने कहा स्मार्ट बोर्ड, मैं अभी ऑफ कर दूं इसको, मतलब ये स्मार्ट बोर्ड है, तो मैंने कहा इसका फंक्शन क्या, बोले इसको राइटिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए क्लास में पढ़ाने के काम आता है ये, ठीक। प्रोसेस क्या है, मुझे इसको बिजली का कनेक्शन देना होगा, मुझे इसको ऑन करना होगा, ऑन करके इस पर राइटिंग करना होगा, राइटिंग करने से इफेक्ट क्या जनरेट होगा, ये यहां रीजन क्यों यहां लगा हुआ है, हो सकता है मैं यहां छोटी टीवी लगा के पिक्चर चला दूं, और बढ़िया, तुम लोग एंटरटेनमेंट के लिए आए हो, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, बोले नहीं ये पढ़ाने के काम आएगा। तो हमने पहले क्या डिसाइड किया, ये स्मार्ट बोर्ड क्या काम करता है, फिर इसको कैसे काम करना, पावर सप्लाई के बिना काम करेगा, नहीं करेगा, इसको ऑन करना पड़ेगा, पावर सप्लाई देनी पड़ेगी। फिर इससे क्या फायदा होगा, इससे आप क्लासेस को देख पाओगे, इसको नोट डाउन कर पाओगे और अपनी पढ़ाई को आगे ले पाओगे। मुझे ज्यादा से ज्यादा चीजों को डिजिटल करने में, स्मार्ट स्टडी कराने में मुझे हेल्पफुल ये रहेगा। आज जो मैं ये फ्लो चार्ट दिखा रहा हूं, सब कुछ यह मुझे अपने हाथ से ड्रॉ करना पड़ता है, तो बहुत टाइम लगता। तो ये क्या हुआ,
इससे उसका एक प्रभाव पैदा हो रहा है कि इससे क्या होगा, हम स्मार्ट स्टडी की तरफ जा पाएंगे, टाइम सेविंग है हमारे लिए, ये टीचर फ्रेंडली स्टूडेंट फ्रेंडली दोनों है। हम इसके कलर को चेंज कर सकते हैं, हम जूम इन जूम आउट, क्या ब्लैक बोर्ड पे जूम इन जूम आउट कर सकते थे? नहीं, चौक से लिखते, डस्ट पैदा होती, ठीक है, वो मेरे हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक होता, बहुत सी चीजें हो सकती थी। तो ये यहां पर सेगमेंट है। तो अगर आप एक्चुअली में 3 चीजों के मास्टर हैं तो यूपीएससी में आपने आधी जर्नी पूरी कर ली, आंसर राइटिंग की आधी जर्नी आपकी पूरी हो गई। कारण, प्रक्रिया और प्रभाव।